नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। दरअसल लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हमारी कोशिश है कि उन मुद्दों की पड़ताल कर ली जाए जो लोकसभा चुनावों को प्रभावित करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की हाई प्रोफाइल सीट सागर संसदीय क्षेत्र में और सागर ज़िला मुख्यालय में मौजूद हैं हम। और आज अपनी जन कारवां की जन चौपाल के ज़रिए जानेंगे कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को कितना निभाया, क्या किया पिछले 5 सालों के दौरान जिनके ज़रिए वोटर उनको वोट करें। मेरे साथ सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद हैं और विपक्ष के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ सागर संसदीय क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो वादे किए थे 5 साल पहले वो कितने पूरे हुए। सबसे पहले बता दें आपको, सागर देश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार होती है और यहाँ से सांसद लक्ष्मी नारायण यादव हैं। सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। सागर संसदीय क्षेत्र में 16 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। उसके पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ एक शपथ लें। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 100% मतदान करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले परिचय करा दूं, मेरे साथ कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष हीरा सिंह जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद हैं। नेवी जैन हैं, विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। सुधीर यादव हैं, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे हैं और सुर्खी से चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पर। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं हीरा सिंह राजपूत के पास। सर, मोदी, ये संभावना है क्या 2014 में मोदी की लहर थी, नरेंद्र मोदी का एक असर था, प्रभाव था। इस 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कोई प्रभाव नज़र नहीं आता, क्या वजह है? देखिए, मोदी जी की लहर नहीं थी, फेंकू जी की लहर थी। कोई बात अगर बार बार झूठ बोली जाए, 15 लाख रुपए हर खाते में जाएंगे, 100 नगरों को हम विकसित करेंगे हर साल। जी, हमारे सागर शहर है, आप देख रहे हैं, जिस क्रूज पे आप बैठे हो वो चल नहीं रहा है। पानी में हाथ डाल दो तो खुजली हो जाए, समझे। बाईपास कहीं है नहीं, रिंग रोड कहीं है नहीं, शहर डेवलप हो नहीं रहा। और मोदी साहब ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से तोड़ के छतरपुर भेज दी। ये सारी की सारी बातें हम फिर भी सागर की जनता को प्रणाम करते हैं कि वो 25 साल से भाजपा को वोट दे रहे हैं, पर आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जीतना तय है। चलिए, नेता प्रतिपक्ष जी भी हैं मेरे साथ। सर, क्या लगता है कि क्या वजह रही जो इस बार मोदी का असर मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं दिख रहा है? देखिए, 2014 के चुनाव और आज 2019 में मोदी जी खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनका ग्राफ गिरा है। केवल उनने स्वयंभू रूप से जनता से झूठे बोल कर वादे कर बहुत ज़्यादा जो अपेक्षाएं जनता के सामने रख दी थी, वे एक भी बिंदु पर खरे नहीं उतरी। चाहे वो कालाधन का मामला हो, चाहे 15 लाख खातों की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो और चाहे विकास की बात हो। आज जनता उनके झूठ को बहुत अच्छे से बखूबी जान चुकी है और अब उनके छलावे में आने वाली नहीं है। आप मानते हैं कि मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की है? चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, 15 लाख रुपए देने की बात हो या तमाम जो वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए हैं? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। किसानों के हित में ही कोई काम नहीं हुए हैं। किसानों के लिए खाद बीज सब्सिडी लेके बहुत सी योजनाएं मोदी जी ने चुनाव के समय कही थी, जो आज कोई पूरी नहीं हुई हैं। और युवा वर्ग की बात करें तो रोजगार की बात जो मोदी जी ने कही थी, आज युवा भी बेरोजगार घूम रहा है, किसान भी, हमारा अन्नदाता भी आत्महत्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के किए हुए वादे पूरे खोखले साबित हुए हैं। जाहिर है वोटर्स में नाराज़गी है जो 15 लाख देने के वादे हुए थे और जो दूसरे तमाम वादे हुए थे उसको लेकर। लेकिन सागर में पिछले 6 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक तरीके से सागर संसदीय क्षेत्र बीजेपी का गढ़ बन गया है। सुधीर यादव मेरे साथ हैं, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव जी के बेटे हैं। मोदी जी का असर आपको नज़र आता है इस बार? निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी का असर है और मध्य प्रदेश में तो है ही। हम पिछली बार भी अच्छी तरीके से जीते थे और इस बार भी देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी का असर था तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आप लोग की हार क्यों हुई? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नेता राजनीति के क्षेत्र में और हार हमारी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कांग्रेस पार्टी से वोट ज़्यादा था। हमारे कुछ
निर्णयों की वजह से हम पीछे रह गए हैं और कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। 109 और 113 का है, पूर्ण बहुमत उनके पास भी नहीं है। लेकिन उनके पास तो बाकियों का समर्थन है ना। समर्थन है, लेकिन पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और ऐसे लोगों का समर्थन है ना, उनका समर्थन बदलता रहता है। वो आगे आने वाले 2, 4, 5 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि समर्थन उनका कहाँ गया और किसके साथ गया। आपके साथी जो हैं विधायक हैं इस वक्त मध्य प्रदेश की विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं सरकार गिरा देंगे। क्या तैयारी है सरकार गिराने की? बिल्कुल, सरकार गिराने की हर समय तैयारी रहेगी। जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है, हमारा वोट कांग्रेस पार्टी के वोट से ज़्यादा है और उस वोट के आधार के चलते हम फिर भी लोकसभा में अच्छी सीटों से जीतने वाले हैं, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप बताइए सर, आपको नज़र आता है मोदी का असर? पहली बात तो यह है कि IBC 24 को जन कारवां चलाने के लिए धन्यवाद। महत्वपूर्ण चीज़ है, मोदी जी का फैक्टर पूरे देश में कल था और आज है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख देंगे। क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत या रुपये जो योजना उसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 2 से 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 23,000 मकान बन चुके सागर जिले में। इसके बाद में आप देखें कि आज ODF के अंतर्गत है हमारे सागर नगर में 6,000 करोड़ की योजना चल रही, अमृत योजना के अंतर्गत चल रही, सीवरेज प्रोजेक्ट काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसा में लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में मोदी या भारतीय जनता पार्टी का असर है? ये एक बहुत ही पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। हम तो यहाँ एक सागर के नागरिक होने के नाते एक डिमांड करते हैं दोनों लोगों से, कांग्रेस BJP दोनों के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, नेता बैठे, कि जब अगली बार IBC 24 का जन कारवां का कार्यक्रम हो तो वो साफ़ सुथरे तालाब में हो, पूरी सफाई डिसिल्टिंग हो चुकी है उस तालाब की, दूसरा एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ बन गया हो। ऐसे अगर लोग बात करें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे जरूर आप बात करिए। बिल्कुल जाहिर है मुद्दों की पड़ताल हम लोग IBC 24 की जन कारवां के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे खास बात, जिस तालाब में हम लोग सागर की झील में जिस जगह हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, अपना जन चौपाल हमारी लगी हुई है, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। उसके पहले मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बावजूद इस तालाब के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया पत्रकारों से लेकर तमाम राजनीतिक संगठनों ने। क्या वजह है, क्यों सरकारें सुनती नहीं आप लोग की? एक यहाँ पत्थर गड़ा हुआ है। 2008 में हमारे कमलनाथ जी जब सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्होंने 24 करोड़ दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी पत्थर तो लगा गए अपना खुद का, और पूरा पैसा नगर पालिका और नगर निगम और यहाँ के विधायक और सांसद गट्टम गट्ट कर दिया। यहाँ देखिए कुछ नहीं हुआ है 24 करोड़ में। अगर उस समय 24 करोड़ लग जाते तो आज की वो 200 करोड़ के बराबर है। निवी जैन भी मेरे साथ हैं। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग की? देखिए, लोकसभा में सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज भी जितनी योजनाएं चल रही हैं, ये प्राय वही योजनाएं हैं जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में समय शुरू हुई थी। उसी पर मात्र केसरिया रंग करके इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। ये तो आप लोग भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी उसको बंद करके या उसका नाम बदल के अपना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से आप लोग शुरू कर रहे हैं? नहीं, इंदिरा आवास योजना पूर्व की है, राजीव आवास योजना पूर्व की है, इसका नाम बदलने का प्रयास हो रहा है। और रही बात किस प्रकार से आगे करना है, तो अभी जैसे आपको पता होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने महज 2 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, और जो वचन उन्होंने दिए हुए थे तत्काल प्रभाव से उन वचनों पर कार्य शुरू हो गया है और ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर भी वो योजनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। इसी प्रकार केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हमारा प्रयास होगा कि हम उनकी योजनाएं भी, केंद्र शासित योजनाएं भी तत्काल प्रभाव से जनता को लाभ पहुँचाएँ। मध्य प्रदेश में आप लोग को सत्ता मिल चुकी है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ तैयारियां आप लोग की नज़र नहीं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, लेकिन लगातार उनकी तैयारियां चल रही, समीक्षा बैठकें और कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर सर्वे फीडबैक का काम बीजेपी में तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, कांग्रेस में भी चल रहा है। अभी विगत दिनों हमारे लोकसभा के प्रभारी आए हुए थे और जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर बैठक ली थी, लगातार 2 दिन बैठकें चली और ब्लॉक और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति पर कार्य चल रहा है। चलिए, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। मैडम आप बताइए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 26 पर भारतीय जनता पार्टी है। इस बार कैसे आप लोग इस किले को भेदेंगे? 6 बार से लगातार भाजपा यहाँ से जीत रही है, क्या तैयारी आप लोग की? नहीं, हमारी तैयारी ये है कि जो भी विकास है पूरे इंडिया में और सागर में, वो पूरा कांग्रेस का किया हुआ है। अगर कांग्रेस गिनाने लगे तो संसद से लेके ग्राम पंचायत तक, संसद से लेके आंगनबाड़ी तक, ये कांग्रेस का किया हुआ विकास है। झील
किसने बनवाई? कांग्रेस के समय बनी। ये झील किसने बनवाई? कांग्रेस के समय बनी। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कितना असर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? मेरे हिसाब से एक टाइम थोड़ा बहुत लहर रहा होगा, अभी वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी योजनाएं थी, जो भी उनके विकास के अपने जो मुद्दे थे वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए अब मोदी लहर, मुझे नहीं लगता कि मोदी लहर है, इसलिए हम लोग अब सत्ता में आ गए हैं और सारी तैयारियां कर रहे हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में। बड़ा मसला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि प्रत्याशी चयन को लेकर कौन होगा प्रत्याशी। बीजेपी ने क्राइटेरिया कुछ सालों पहले तय कर दिया था कि 72-73 पार के उम्रदराज नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ से जो सांसद हैं लक्ष्मी नारायण यादव, वो 73 बरस पूरे कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ा सवाल है कि प्रत्याशी कौन होगा। क्या इम्पोर्टेड प्रत्याशी होगा बाहर का? यादव जी, कौन होगा प्रत्याशी? क्या चल रहा है बीजेपी में? निश्चित रूप से पार्टी जिसको प्रत्याशी तय करती वही पार्टी का कैंडिडेट होता है। हमें तय किया और पिताजी को तय किया तो पिताजी कैंडिडेट है, और फिर पिताजी को तय करेंगे तो फिर कैंडिडेट है। पिताजी को पिछली बार शायद कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था तो नाराज होकर बीजेपी में आ गए। आपकी जानकारी गलत है, हम पहले ही बीजेपी में आ गए थे, उससे 5 साल पहले बीजेपी में आ गए थे। ऐसा नहीं है कि हम तभी विधानसभा में और पिछली लोकसभा में, इसके पिछली लोकसभा में भी काम किया था दोनों। क्या तैयारी, दावेदारी किस किस की है बीजेपी की तरफ से? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में लोगों के काम के देख के और काम को उस बेस पे निर्णय करके पार्टी का कार्यकर्ता होगा और पार्टी जो निर्णय लेगी सर्वोपरि हम उसको जिता के देंगे और हम सागर लोकसभा जीतेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 8 में से 7 विधानसभा हम जीते हैं और अब 8 विधानसभा जीत कर लोकसभा की हम गारंटी देंगे। रहा सवाल कांग्रेसियों का, तो इनसे तो इल्जाम लगवा लो आप। इनने कहा 10 दिन में कर्जा माफ हुआ, क्या लाल पीले फार्म भरवाए जा रहे हो, कर्जा माफ हुआ नहीं है। इनने कहा था कि हम आपको लाडली लक्ष्मी योजना के 51 रुपए कर दिया। इनसे पूछो 51 कन्या को विवाह कराया क्या इनने अभी तक? 51,000 करने के बाद तो दिखाने की बात बस करते हैं, विकास के लिए काम कर नहीं रहे। तबादला उद्योग खोल के रखा है, तबादला करवा लो आप, ये इनसे काम करा सकते हो और कुछ नहीं करा सकते आप, और इल्जाम लगवा सकते हो बस। जाहिर कमलनाथ सरकार ने जो वादे पूरे किए थे उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मसला था और यही वो मुद्दा था जिसके जरिए कांग्रेस सत्ता में आई है। और आने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कमलनाथ ने 1.5 घंटे के भीतर किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत किए। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज ये सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों पहले कमलनाथ जी से मिले हैं और मिलने के बाद हम ही से बातचीत करते हुए शिवराज जी ने कहा कि सरकार खुद कंफ्यूज है, तो किसान कैसे तैयार होगा? लाल नीले पीले फॉर्मों में उलझा कर रखा है। 2007 में आदरणीय मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। इनके नुमाइंदे सरकार के सरकारी अधिकारियों से मिलके हजारों करोड़ खा गए। पहले बात सुनो, मैं बताऊं आपको, इन चोरों को पकड़ने के लिए बीजेपी के लोग भारतीय जनता ये इसलिए फार्म भराए गए 55 लाख किसानों का। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास, सबके पास आऊंगा। 55 लाख किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की पहली सरकार कमलनाथ सरकार होगी। 22 अब ये क्यों घबरा रहे हैं? घबरा क्यों रहे हैं? इन चोरों को पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जितना ये पैसे खा गए ना, उन सब की जांच शुरू हो गई है। 22 तारीख से आप देखना हमारे सरकार द्वारा किसानों के खाते में पैसा जाना शुरू हो जाए। चलिए 22 फरवरी से सरकार ने वादा किया है, 22 फरवरी से पैसा बंटना शुरू हो जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए का घपला निकला है। जिन किसानों ने कर्जा नहीं लिया था उन किसानों के ऊपर कर्जा निकला है, और जब उनके ऊपर कर्जा निकला तो उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। पहली बात तो मैं आपका जो पहला प्रश्न ये था कि नरेंद्र मोदी की क्या इमेज है, ये कहने की अब बात नहीं रही है। इसलिए कि पिछला जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों में आपने ये देख लिया कि नरेंद्र मोदी की क्या छवि हुई। दूसरी बात, सागर जिले की जहाँ तक बात है, सागर जिले में भी अब ये असुविधा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। वो ये तो बहाना है कि 73 साल की उम्र हो गई है।
अब उनके लिए कोई उचित प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कांग्रेस की सिवा। ये इसलिए वो ये बहाना बना रहे हैं कि उम्र ज़्यादा हो गई है, और वो खुद भी चाह रहे हैं कि हम ना लड़ें। उनको ऐसे आभास होने लगा है कि हमारे लड़ने से हारेगी। भाई साहब, यहाँ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, यहाँ पूरे जिले का शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है। यहाँ विगत 25 वर्षों से भाजपा का सांसद है। पूर्व में 15 वर्षों से यहाँ भाजपा की सरकार रही और 4.5 वर्षों से मोदी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 25 वर्षों में यहाँ इस जिले में युवाओं को एक रोजगार के लिए अगर ये शीर्ष नेतृत्व बता दे तो मैं इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, बिल्कुल आपके आगे बैठे हुए नौजवान कह रहा है कि सरकार ने क्या किया युवाओं को रोजगार के लिए। सरकार ने क्या नहीं किया? सरकार ने योजनाओं के रूप में इस देश में इतना रोजगार पैदा किया है कि आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। इतना ज्यादा आज किसी भी स्थिति में आप चाहे चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, हमने इस शहर में 6000 मकान बना के दिए हैं। हर गांव में कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहां 100 से 200 कुटीरें ना बनी हो। भाई साहब, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूँ। किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो रोजगार अवश्य मिलता है सब जगह। हमने स्टार्टअप, सरकारी नौकरी अकेले नहीं है, स्टार्टअप योजनाओं के तहत सारे देश में युवाओं को लोन दिया है कि आप अपना काम शुरू करिए। ये पूरे देश में अलग तरह की व्यवस्थाएं शुरू की है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कभी नहीं समझ सकते। मेरे साथ युवा मोर्चा से भी बैठे हैं। आपको लगता है कि देश की मोदी सरकार ने पिछले 4.5-5 सालों के दौरान देश में युवाओं के रोजगार के लिए कोई मुकम्मल कोशिश की है? देखिए, सबसे पहला तो विषय ये है कि हम हमेशा रोजगार को सरकारी नौकरी पर लेकर जाते हैं, जबकि इसके उलट रोजगार का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी इनकम इस स्तर पर ले जाए कि उसका जीवन यापन निर्धारित तरीके से उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये कहना कि कितने रोजगार पैदा किए, देखिए रोजगार कोई मोदी जी के पास या किसी नेता के पास जादू की छड़ी नहीं होती है कि उनने छड़ी घुमाई और रोजगार पैदा हो गए। स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, हर व्यक्ति को इस लायक बनाया जाता है। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप सबका विषय सुना जाएगा। सबके लिए स्किल, सबके लिए पहले सब दिए हैं। देखिए सबके लिए जरूरी है, अगर आपको रोजगार चाहिए है तो आपके लिए जरूरी है कि आप किसी ना किसी विषय पे आप हुनरमंद रहे, उस हुनर की पहचान करना और उस हुनर को अपने अंदर लाकर उसको घिसाई करके उस लायक होना कि हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं उसके प्रति हम वफादार हो सके। हाँ, आप बताइए युवाओं को रोजगार के लिए क्या कोशिशें हुई हैं, क्या नजर आता है आपको? जहाँ तक युवाओं की बात है, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने चला के रखी है, चाहे प्रदेश सरकार, पहले भाजपा की देख लीजिए, भाजपा में जो केंद्रीय सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप देश की अगर बात करना चाहते हैं तो हम प्रथम स्वच्छता की दृष्टि से पूरे भारत को लेकर आए हैं। अरे मैं युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूँ, आप स्वच्छता पे चलेगा। युवाओं के रोजगार को लेकर क्या मुकम्मल कोशिश हुई है मोदी सरकार की तरफ से? भाई साहब, मोदी सरकार तो बात की बात है, वो केंद्र में बैठी है। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे यहाँ के सांसद की होती है। विगत 25 वर्षों से सागर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, यहाँ 15 वर्षों से सरकार में रही। सांसद का काम होता है कि केंद्र में बैठे हो तो केंद्र की योजनाएं सागर में लाए और अमल कराएं। लेकिन यहाँ के सांसद, ये देख रहे हैं आप चारों तरफ, यहाँ पे वो घर दिख रहा है सांसद जी का, सीमांकन करवाया जाए ना तो कम से कम 2000 फुट उस तालाब पे अतिक्रमण होगा सांसद जी के मकान का। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी अभी सत्ता में आई है, थोड़ा सा उत्साह उसमें बढ़ गया है और कोई बहुत बड़ा ज्यादा नहीं है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने इस जिले में लगभग 10,000 को युवाओं को प्रशिक्षित किया है, अलग अलग स्टेटस में अलग अलग युवाओं को प्रशिक्षित किया है विभिन्न तरह की योजनाओं में, और ये काम करने का है। ये काम देश में इससे पहले हुआ। ये क्या असर डालेगा जो लोकसभा चुनाव है, 26 सीटें बीजेपी के पास है, सीटें बढ़ेंगी इन सब चीज़ों से? देखिए, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छा कार्य करती है तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। यदि जैसा कि आप एक क्वेश्चन कर रहे थे, मोदी ने क्या किया, आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल में नक्शे सिख तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है, दिल्ली से लेके सागर तक। आप बात करें सिर्फ भ्रष्टाचार, वहां पर राफेल की चर्चा है या क्रूज की चर्चा है। आदरणीय अजय परमार जी, विपक्ष के नेता बैठे हुए, महापौर जी गायब, और भी महान हस्तियां भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई हैं। बीएलसी घोटाला सबकी नजर में, जहां आवास योजना की बात की जा रही थी, गरीबों का पैसा
सेठों की जेब में गया है, दलालों की जेब में गया है, पार्षदों की जेब में गया है, महापौर की जेब में गया है, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की? इनसे पूछिए। यहाँ पे सीवरेज घोटाला हुआ है, सीवरेज का घोटाला हुआ है, उसके पैसे किसकी जेब में गए हैं वो बताइए। अब तो आप लोगों की सरकार आ गई है, अब जांच कराइए। मैं किसी सर्वदलीय नेता है कांग्रेस के। नहीं 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 विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी, आप शर्म कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरफ का बयान देने के। मैं कोई सर्वदलीय नेता नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ और आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। देख ले इन लोगों की गंदी और नापाक हरकतें इसी टाइप की होती हैं। जे लोग पूरे का पूरा पैसा खा गए, तालाब का पैसा खा गए, सीवरेज का पैसा खा गए, सबसे बड़ी बात तो है जे लैट्रिन का घोटाला करके उसका भी पैसा खा गए। चलिए जिन मुद्दों के जरिए कांग्रेस ने 15 साल का सूखा खत्म किया था और मध्य प्रदेश की सत्ता में पहुंची थी, उन्हीं मुद्दों को अब कांग्रेस की सरकार भूल गई है। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों के सवालों के जवाब में खुद कांग्रेस सरकार कहती है कि पौधारोपण का घोटाला हुआ ही नहीं, जबकि दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की और पूरे देश भर में ये इस पर हंगामा मचाया कि 6 करोड़ पौधे लगाए थे तो वो गए कहाँ। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ कोई पौधा मुझे नहीं मिला। आपकी सरकार के वन मंत्री ये कहते हैं कि पौधारोपण का कोई घोटाला हुआ ही नहीं प्रदेश में। देखिए, हम विस्तार से जांच करा रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। अंतर इतना है कि आदरणीय राहुल गांधी चाहते हैं कि पढ़ा लिखा इंजीनियर बने, पढ़ा लिखा उद्योग बनाए, पढ़ा लिखा बड़े बड़े कल कारखाने खुले, और मोदी जी चाहते हैं कि हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार पकोड़े बेचे, किसी जगह मैसन बन जाए, मजदूरी करे। केवल उनके इन्हें गिने दलाल जो हैं इस देश के 10-15 बड़े उद्योगपतियों को भाजपा लाभ पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी का आप नोट कर लीजिए, पीछे कोई नेताजी बोल रहे थे, सागर संसदीय सीट कांग्रेस की आएगी और 20 से ऊपर लोकसभा कांग्रेस की जीतेंगी मध्य प्रदेश से, मेरा वादा आपसे रहेगा। चलिए, एक और सवाल के जवाब में बाला बच्चन जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था वो आत्मरक्षा के तौर पर गोलीकांड का फायरिंग के आदेश दिए थे, एक तरीके से बीजेपी को क्लीन चिट दी है। इसकी तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। बाला बच्चन जी ने क्या बयान दिया है, उसकी जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस की सरकार खुद बीजेपी को क्लीन चिट दे रही है, मंदसौर गोलीकांड की बात हो या फिर पौधारोपण घोटाले की बात हो, दोनों जगह क्लीन चिट दे दी है। देखिए, इन सब बातों को अभी तक स्पष्ट रूप से कहीं तक उजागर नहीं किया गया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की सरकार आए हुए मात्र भी 1.5 महीना हुआ है। और अभी जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, जहाँ तक सवाल था भी आप सुन रहे थे, तो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस नगर में जहाँ आप ये शो कर रहे हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं, तालाब से लेके और बीएलसी का मुद्दा हो, चाहे आपके अनेकों मुद्दे हों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों रुपया की राशि वे अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में डकार गए, पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने। नहीं तो अब तो आप लोगों की सरकार आ गई है, अब तो जांच कराइए। हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप भी अगले 5 साल यही कहते रहेंगे। आप लोग जांच कराइए ना, अगर आपकी सरकार है, आपको लगता है कि इन लोगों ने गलती की है, भ्रष्टाचार हुआ है। जांच शुरू हो गई है, जांच शुरू हो गई है। अभी आप देखो, एक मुद्दा और भूल गए, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, सेंस घोटाला, उसी की आज अखबार में आई शिष्ट को ला के हम बारीकी से जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, इस देश की 2 बुनियादी आवश्यकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। पिछले 10 साल से मनमोहन सिंह सरकार थी जब, तो शिक्षा के ऊपर ये 5.5% खर्च करते थे, जो लगभग 45,000 करोड़ होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तो इसने उसमें भी बजट में कटौती कर दी और 3.5% पे आ गया। तो शिक्षा का बजट कहाँ जा रहा है? दूसरी चीज, स्वास्थ्य। आज जगह जगह नरेंद्र मोदी ने एम्स खोल दिए हैं, लेकिन एम्स में डॉक्टरों की 80% कमी है। क्या लगता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं, जो सांसद को लेकर जो नाराजगी अभी आप देख रही हैं लोगों में, ये बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं काम तो किए हैं और मोदी लहर है और मोदी लहर आगे भी रहेगी, क्योंकि अभी भी युवाओं में आप उठा के देखें 90% युवा सिर्फ मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी की लहर होती तो आप लोग मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव क्यों हारते?
वो केंद्र का विषय है, वो केंद्र का विषय है, ये राज्य का विषय है। राज्य के विषय में कुछ ऐसी हो गई कि कुछ राज्य का विषय है तो मोदी जी यहाँ प्रचार करने नहीं आते क्या? मोदी जी प्रचार करने के लिए आए थे, पर क्या है जो आप, चूंकि अभी आप मुद्दा उठा रहे हैं केंद्र का, तो केंद्र का मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो केंद्र का मुद्दे उठाने पे मैं आपको कहती हूँ कि 80% युवा चाह रहा है कि मोदी लहर चले और मोदी ही आगे प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने जो विकास किया है वो एक गरीब के घर में जाके देखा जा सकता है। गरीब के घर में उसके चूल्हे से लेके, उसके घर के अनाज से लेके, उसके शौचालय से लेके, उसके घर से लेके, ये पूरे महिलाओं के लिए और गरीब जनता के लिए उन्हें काफी कुछ किया। मैडम आप हाँ ठीक, मैडम आप हाँ मैडम आप ये बताइए, ये बिल्कुल साफ है कि उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और दिलों में बसने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, इन योजनाओं के जरिए बीजेपी को माइलेज मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि जो गरीबों के पास सिर्फ गैस नहीं था, चूल्हा नहीं था, उस गैस चूल्हे पहुंचने से उन्हें उन चीज़ों की जो चूल्हे से आगे से जलाते थे उन चीज़ों से उससे छुटकारा मिला है और वो हम आप जो मिडिल क्लास के लोगों के बीच में भी अपने आप को एक समझने लगे कि हाँ हम इस काबिल हैं। हाँ सर, हाँ। जहाँ तक आप उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक घर में गया देवरी विधानसभा के, और जब मैं उस परिवार में गया, उस परिवार में उस महिला ने कम से कम 15 साल अपना घर कैसे आग जला के चलाया। मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए, पहले बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैं वहां पे जब उस महिला के आंख में आंसू आ गए कि भाई साहब मैं अपने जीवन में नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी गैस पे खाना बनाऊंगी। जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना की मोदी जी और आयुष्मान योजना की वाई लेना चाह रहा है, उस उज्ज्वला योजना की वास्तविकता यह है कि जब 2014 में 350 हाँ जी, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जब जो सिलेंडर दिया जा रहा है उसमें जब तक उसके पैसे नहीं कट जाते तब तक उसकी सब्सिडी नहीं दी जाती है। और हम देखेंगे कि है ना, जो 5 करोड़ सिलेंडर जो देने की बात कर रहे हैं उनमें से अगले महीने सिलेंडर जो लेने वालों की लोगों की संख्या ना के बराबर कोई गैस टंकी उठाने को तैयार नहीं है। और रही बात आयुष्मान योजना की, तो आप देख रहे हो कि इस समय डॉक्टरों ने, जब जैसे इस योजना की घोषणा की गई थी आयुष्मान योजना की, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसमें हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। जाहिर है मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार आ चुकी है और लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब कांग्रेस के ही कई दिग्गज नेता अपनी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने हाल में एक ट्वीट किया है कि नेताओं की अगर पत्नियों को टिकट मिला तो ये पार्टी के लिए बेहद हानिकारक होगा। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि अगर नेताओं की पत्नियों को लोकसभा चुनाव में टिकट मिलता है तो बड़ा पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। ये इशारा किसकी तरफ है? सागर संसदीय क्षेत्र से अमृता सिंह की भी चुनाव लड़ने की खबरें चल रही हैं। ये इशारा उनकी सगी भाभी है जो दूसरी अमृता राय उर्फ अमृता सिंह, उनकी तरफ है। दूसरा इशारा उनका प्रिय दर्शनी राजेश सिंधिया की तरफ है जो ग्वालियर से तैयारी कर रही है। कांग्रेस में स्थिति ये है, कमलनाथ जी अपने मंत्रियों को बड़े बाबू के समान डांट रहे हैं और आज भी अखबार में छपा, कल भी अखबार में छपा कि यदि चुनाव हार गए तो 2.5 साल मुंह मत दिखाना और या अगर ज़्यादा बोले तो पार्टी से बाहर कर दूंगा। रोज बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। स्थिति ये है कि वह प्रदेश अध्यक्ष है और वह भी मुख्यमंत्री है। कभी राहुल सिंह, कभी अरुण यादव, कभी केपी सिंह, कभी एंदल सिंह कसाना, इन सबको झेलते झेलते कभी रमाबाई सिंह। स्थिति ये है कि वह कमलनाथ जो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि निर्दलियों से घिरे हैं, अपनों से घिरे हैं और पूरी की पूरी 2 माह में आश्चर्यजनक जो है कभी 100 दिन नहीं हुए कांग्रेस सरकार को रिहाई एंटी कंपेंसी में घिर चुकी है। आश्चर्यजनक। हाल में एक बेहद बड़ा घटनाक्रम हुआ है। देश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया है। महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा भी हो गया है। ये वही शिवसेना है जिसने मोदी सरकार को, मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा है। लेकिन चुनाव के वक्त अब दोनों भाई भाई हो गए। आपका चैनल यह पूछ रहा है कि किसकी पत्नी को टिकट मिलेगा, किसकी पत्नी को नहीं मिलेगा। मुद्दा यह नहीं है रोटी किस गरीब के पेट में नहीं है, किस गरीब, वंचित, शोषित,
किसको शिक्षा नहीं मिल रही है, ये मुद्दा होना चाहिए। गठबंधन वाला जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक गरीब के पेट में रोटी नहीं होगी, आजादी के बाद से 1947 के बाद बुंदेलखंड को कभी किसी पार्टी, ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया। यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि सागर से भोपाल तक ट्रेन नहीं थी, यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी और राजरानी ट्रेन हुई। यहाँ तक कि सागर की 25,000 बेटियां डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं, 10,500 बेटियों का वहां पर प्रवेश है और एक कक्षा में 200 बच्चियों के लिए बैठने को और खड़े होने को जगह नहीं है। ना महिला यूनिवर्सिटी है, ना राजकीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर सरहरी सिंह गौर जो निजी पूंजी थी डॉक्टर गौर की, खुद के खून पसीने की कमाई से उन्होंने विश्वविद्यालय का शिक्षा का मंदिर बनाया था, लेकिन जब से सेंट्रल बनी सागर के छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं होता। ना लोकसभा में यह चर्चा होती है, ना विधानसभा में चर्चा होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके सांसद हैं। इसके लिए कांग्रेस भी दोषी और भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अलायंस हो गया है। ये वही शिवसेना है जिसने बीजेपी को इतना कोसा है, शायद उतना तो कांग्रेस ने भी नहीं कोसा होगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हम अपनी आइडियोलॉजी पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। कोई भी पार्टी यदि चुनाव के मद्देनजर कुछ स्टेप उठा रही है तो मैं समझता हूं इन चीज़ों को छोड़कर जनता के हित में यदि हम निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी विगत दिनों हमें देखने आया कि जीएसटी और नोटबंदी जैसी चीज़ें जो थी, जिसके कारण एक मध्यम वर्गीय आदमी तक प्रताड़ित हुआ है, बड़ी उम्मीद के साथ उसने वोट दी थी, किंतु जब जीएसटी और नोटबंदी जैसे यदि आप टेक्निकल ग्राफ उठा के देखेंगे तो जीएसटी और नोटबंदी के बाद जितने उद्योग और जितने लोगों का रोजगार इस हिंदुस्तान के अंदर गया है, इतिहास में कभी इतने लोगों का रोजगार नहीं। जीएसटी और नोटबंदी का असर सर इस चुनाव में 2019 के चुनाव में दिखेगा? पक्का। अभी सिर्फ 3 प्रदेशों में दिखा है, पूरे देश में दिखेगा। मैडम, राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राफेल डील को बोफोर्स जैसा मसला बनाया जाए, बड़ा इशू बनाया जाए ताकि वोटर्स के बीच में इस्टेब्लिश हो सकें। राफेल डील का असर मध्य प्रदेश में आपको नज़र आता है कि इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्योंकि सब जागरूक हो गए हैं, सबको हर चीज़ पता रहती है, तो मेरे हिसाब से उसका फ़ायदा होना चाहिए हम लोग। अभी राहुल गांधी भी कुछ महीनों पहले यहाँ आए थे, एक विधानसभा चुनाव के दौरान सभा को संबोधित करके गए थे। राफेल डील को लेकर काफ़ी हाय तौबा मचाई थी, काफ़ी हंगामा भी हुआ था और पूरे देश भर में वो जहाँ भी जा रहे हैं वो राफेल डील की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी को इससे नुकसान होगा क्या? कांग्रेस का तो तभी तो एक मिनट, चोर कौन है? चोर कौन है? मेरी भी तो सुन लो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे है। उनकी राहुल गांधी के जीजाजी और राहुल गांधी की बहन रोज उनको ईडी नोटिस दे रही है, रोज उनको 7-7 घंटे की उनकी जमानत, 7-7 घंटे की उनकी पेशी कर रही है। वो जवाब नहीं दे पा रहे कि देश में और विदेश में ये उनके पास इतनी संपत्ति जुड़ी है, वो कहाँ से आई? रही बात राफेल डील की, कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो धरातल पे हो। हमेशा झूठ बोलती है, हमेशा झूठ का चक्रव्यूह रचती है। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। हमेशा झूठ का चक्रव्यूह रचती है। मेरा सवाल है माननीय हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, क्योंकि मैं भी एक एनएसयूआई कार्यकर्ता हूं, मेरा अध्यक्ष जी से एक सवाल है कि यहां पर अब कांग्रेस की सरकार 2 महीने से आई है। मध्य प्रदेश में जितने घोटाले हुए उनकी जांच केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार करा रही है, कमलनाथ जी की सरकार करा रही है। सागर में सीवरेज घोटाला हुआ, तालाब घोटाला हुआ, अवतार एजेंसी का आटा घोटाला हुआ, जो यहाँ पे बैठे अध्यक्ष, इनके घोटाले की जांच हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यहाँ पे कराई जाए। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैठे, इनकी एजेंसी के द्वारा सागर के गरीब लोगों को छला गया। सर, जीएसटी नोटबंदी का असर अब 2019 को चुनाव में दिखेगा? मुझे नहीं लगता कि जीएसटी, चूँकि इस समय सिर्फ और सिर्फ माहौल भारतीय सैनिकों का है, जिसका प्रश्न अभी तक आपने नहीं किया, जो मारे जा रहे हैं और शहीद का दर्जा भी उनको नहीं मिल रहा। दुख इस बात का है कि आखिर ये कौन सा षड्यंत्र है? क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक की जगह एक युद्ध थोपा जाना है देश पे, जिसके माध्यम से वोटें ली जाएंगी? शायद मुझे शक है इस बात का कि सारी मोर्चे पे जब फेल हो चुकी गवर्नमेंट है, तो मुझे लगता है ये सर्जिकल स्टाइल भी फेल हो गई, 56 इंच का सीना भी फेल हो गया। जाहिर है 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 56 इंच के सीने की भी बात हुई थी। पिछले 4.5 साल के दौरान देश में 12 से ज़्यादा बड़े आतंकी हमले हुए हैं। पुलवामा अटैक हाल में हुआ है, 44 जवान हमारे शहीद हुए हैं। हालांकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल
ज़रूर खड़े होते हैं कि 4.5 साल में 12 से बड़े हमले हुए हैं। पठानकोट का हमला, उड़ी का हमला, पुलवामा का हमला, इसके अलावा तमाम हमले हुए हैं और 136 से ज़्यादा हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज हमारी पूरी जो सीमा है, राष्ट्रीय सीमाएं असुरक्षित है। चीन एक कहता है आज से नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार थी जब भी चीन कहता था अरुणाचल हमारे नक्शे में है। आज जो पुलवामा में अटैक हुआ उस पर राजनीति बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। वह शहीद है, उनके श्री चरणों में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बार जब पुलवामा पे आतंकी हमला हुआ तो क्या हम उनका मुकाबला नहीं करें? हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा। हमें सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, हम पुनः सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। चलिए बीजेपी के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, दोबारा जवाब देने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक और करेंगे। ये कौन सी तुक है कि कोई बीजेपी का आदमी ये कह रहा है कि हम एक सर्जिकल स्ट्राइक और करेंगे? आपके सर्जिकल स्ट्राइक के चक्कर में हम अपने 44 जवान मरवा देंगे क्या? आप सर्जिकल स्ट्राइक इस बात पे करेंगे हमारे 44 जवान मर गए? आपको करना सर्जिकल स्ट्राइक सेना करेगी, ये कहाँ से करेंगे? ये सिर्फ पथ संचलन करना जानते हैं, ये कुछ नहीं जानते। ये सिर्फ हाथ में डंडा और काली टोपी लगा के पथ संचलन करना जानते और कुछ नहीं जानते। हमारी सेना को खुला छोड़ दिए, सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप हो जाएगी। सेना को खुला आप ऑर्डर दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप होगी। इनकी बात को मैं इसलिए झुठलाना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ जवान भारत देश का, उसको शहीद का सागर में भी एक प्रदीप लारिया लाजपतपुरा का जूते रगड़ के मर गया, अभी तक उसको शहीद का दर्जा और मुआवजा नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार सबसे पहले उनको शहीद का दर्जा प्रदान करने के लिए एक्ट में प्रोविजन लाए, संशोधन करे और उसके बाद अन्य कार्य करे। चलिए मेरे साथ कुछ महिला नेत्रियाँ भी बैठी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा मसला है। हाल की जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, चाहे रीवा की बात करें, मंदसौर की बात करें, इंदौर की बात करें, नीमच की बात करें, 4 जगह किडनैपिंग हुई है और पिस्टल की नोक पे बच्चों की किडनैपिंग हुई है। एक अलग तरीके का क्राइम मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। यह तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कुछ कमी नहीं आई है। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत लगाम रखी है और हर पुलिस वालों को निर्देश दिए हैं, तो हर चीज़ पे कंट्रोल रखा जा रहा है। मैडम, महिलाएं सुरक्षित हैं कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से महिलाओं को जितने भी जो भी अधिकार मिले हैं, वोट से लेके सुरक्षा से लेके शिक्षा, जो भी विकास किया है महिलाओं के बारे में वो कांग्रेस ने किया है। और इनके राज में किडनैपिंग बढ़ी है, महिलाओं का दुराचार हुआ है महिलाओं के साथ भाजपा राज में, खासतौर से जो केंद्र का शासित अभी मध्य प्रदेश में तो कुछ दिन से है। चलिए एक और बड़े मसले पर बात कर लेते हैं। देश भर में गाय के नाम पर सियासत होती रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सियासत गौवंश को लेकर जमकर होती रही है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये नजर आया। और हाल में एशिया के सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य में लगातार गायों की मौत हुई, उसको लेकर कांग्रेस सरकार में आने के बाद जाँच के आदेश दिए हैं। गौवंश को लेकर सियासत बराबर होती रही है। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमलनाथ सरकार ने आते से ही ये ऐलान कर दिया कि 4 महीने के भीतर 1000 गौशालाएं बनवाई जाएंगी। ये सीधे तौर पर आपको क्या नज़र आता है? क्या ये वोट का गणित है? चुनावी घोषणा अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वो 2 महीने हुए हैं उनको यहाँ पर सत्ता में आए, और अगर वो ये काम करते हैं, बजट प्रोविजन करते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं तो फिर जनता डिसाइड करेगी। कमलनाथ जी ने कहा कि हम 4 महीने में 10,000 गौशाला बनाएंगे, लेकिन वो गाय गई कहाँ जिनके लिए गौशाला बनाना था? मेरी बात सुनिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जब से सरकार कांग्रेस की आई है, तब से रोडों पे जो गाय थी वो गायब हो गई। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी का पेट क्यों दुख रहा है? इन लोगों ने गौ माता के नाम पे हमेशा पैसे कमाए, हमेशा वोट बटोरे। आज हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि हर पंचायत मुख्यालय पर गौ सदन बनाए जाएंगे। अभी सरकार बने 2 महीने हुए हैं, 1000 गौशाला के आदेश आ चुके हैं और हम लोग गौशाला वहां खोल रहे हैं जहां पीने के लिए पानी है, खाने के लिए घास है। कमलनाथ जी, कांग्रेस के नेता सिंधिया जी हों, कमलनाथ जी हों, हमारे आदरणीय राहुल जी हों, ये सच्चे गोभक्त थे। हम लोग गाय रोड पे मरने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। एक और बड़ा घटनाक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय अच्छा, आप लोग 2 मिनट शांत हो जाएं तो मैं अपनी बात रखूं। भारतीय जनता पार्टी ने मिस्ड कॉल के जरिए 1 करोड़ कार्यकर्ता बनाने का दावा किया था, लेकिन
बीजेपी में कार्यकर्ता बनाने के दावों के बीच में घोटाला हुआ है। 47 लाख कार्यकर्ता मिले हैं, जबकि 53 लाख कार्यकर्ता बीजेपी के गायब हैं। हमने जो कार्यकर्ता बनाए हैं वो कार्यकर्ता है, उनका वेरिफिकेशन जारी है। मंडल स्तर से कार्यवाही चल रही है, जिला स्तर पर कार्यवाही चल रही है, सभी स्तर पर कार्रवाई जारी है। हम जो मिस्ड कॉल दे रहे थे उनकी सूची हम मंडल स्तर पर भेज चुके हैं। वेरिफिकेशन लगातार हमारा जारी है और हम उसमें आगे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मिस कॉल मारने वाले मिसिंग हो गए। इतनी पूरी घोटालों की सरकार है, कार्यकर्ता से नेता तक सब घोटालों में लिप्त हैं और सब में से गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाजपा के बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, 2014 में कह रहे थे 370 हटाएंगे, डोकलाम से चाइना को हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार लाएंगे। कितने वादे पूरे हुए? मेरे भाजपा के साथियों से पूछ लीजिए जरा। इतना भ्रष्टाचार है इस भाजपा में कि नगर निगम में अगर 200 रुपया दे दो तो वो जिंदा आदमी को मारो साबित कर दे। लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर्स की नाराजगी बीजेपी पर भारी भी पड़ सकती है। कोशिश बीजेपी की लगातार जारी है कि एक ऐसे कैंडिडेट को तलाशा जाए जो ये बीजेपी के किले को बचाने में कामयाब रहे। अभी आपने सुना बीजेपी में 1 करोड़ कार्यकर्ता बनाने का दावा किया था, लेकिन 53 लाख कार्यकर्ता ही मिसिंग हो गए। ये वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने मिस्ड कॉल मार के अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। देखिए क्या है, ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किस प्रकार हम इसमें अपनी ख्याति दिखा दें, ये दिखावे के लिए मात्र इनका पूरा लक्ष्य रहता है। पिछले चुनाव में भी इनका पूरा लक्ष्य ये था, हम सोशल मीडिया पे किस प्रकार अपना प्रचार प्रसार कर लें। ये जो कार्यकर्ता जोड़ने की बात है, ये महज इनका एक झूठा प्रचार प्रसार का तंत्र है। मैं तो ये कहूँगा, आप 53 लाख की बात कर रहे हैं, जो 47 लाख उन्होंने कार्यकर्ता बनाए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो 47 लाख भी उनके पूरे कार्यकर्ता उन्हीं के निकलेंगे। चलिए, अब कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया, लेकिन एक सवाल में आखिरी ले लेता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत लक्ष्मी नारायण यादव के सामने थे और उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत इस बार सुर्खी से चुनाव जीते हैं और मध्य प्रदेश के कमलनाथ कैबिनेट में एक अहम विभाग के मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी है उन पर साकर लोकसभा जिताने की। सवाल ले लेते हैं, क्या इस बार आपका किला बचा रहेगा? हम निश्चित रूप से, कांग्रेस ने एक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सर्वे कराया है और सर्वे में जो आया है वो सागर उनके सबसे डेंजर जोन में है। ये जो भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस के नेता यहाँ बैठकर, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सागर लोकसभा के साथ मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेंगी। और ये जो कांग्रेस के लोग शोर मचा रहे हैं, इनके लिए मैं एक कहावत कहना चाहता हूँ। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि चोर मचाए शोर। ये जो चोर इस तरफ बैठे हुए हैं, ये शोर मचा रहे हैं। ये चोर जिन्होंने 15 साल तक पुराने समय में जिन्होंने देश की आजादी से लेकर 60 साल तक हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की योजनाओं को चुराया है, ये चोर आज शोर मचा रहे हैं। क्या इस बार नहीं सर, ये किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? 15 साल में एक छोटी सी झील तो साफ करा नहीं पाए। आप बता दिए कौन सा क्या कैसी बात? सर ये कहना चाहते हैं कि बात यहाँ पे हो रही है कि 2019 का लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पे होगा। इसमें शिक्षा की बात सबने की, लेकिन चलिए कार्यक्रम खत्म करते हैं। दोनों ही पार्टियों के दावे हैं कि इस बार नतीजा